दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं L45 डिस्क बल्ज ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी। L45 का जो डिस्क बल्ज होता है वो कैसा दिखता है दोस्तों, अब हम लोग पहले समझते हैं कि L45 क्या होता है, ये L123 क्या होता है दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फ्रेंडली डॉक्टर। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं L45 डिस्क बल्ज ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी। दोस्तों ये जो स्पाइन में डिस्क बल्ज की समस्या है आजकल बहुत कॉमन हो गई है, खासतौर पे जो वर्किंग लोग हैं जो बैठ के कंप्यूटर पे काम करते रहते हैं उनमें ये रीढ़ की समस्या, डिस्क बल्ज, डिस्क प्रोलैप्स की समस्या बहुत कॉमन हो गई है। तो इसका हम लोग दोस्तों अर्ली जो चीज़ होती है, अगर बहुत अर्ली बल्ज है तो कैसे उसको हम लोग बिना सर्जरी तक जाए, कैसे कैसे इलाज उसका कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों हम लोग ने हमारे इस चैनल पे स्पाइन के एमआरआई पे भी वीडियो बनाया था जिसमें आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा लाइक्स दिए आपने, तो मुझे लगा कि ये ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है जिससे आप सभी लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो क्यों ना ही इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन दिया जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, आपको एमआरआई की इमेजेस दिखाएंगे कि L45 का जो डिस्क बल्ज होता है वो कैसा दिखता है। फिर हम लोग जो ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ हैं, कैसे दवाइयाँ लेनी है, कौन सी दवाई लेनी है, क्या फिजियोथेरेपी कैसे किया जाए, कौन से प्रकार की सिकाई कराई जाए, तो ये सब वीडियो पूरा देखिएगा। ये सब हम लोग इसमें चर्चा करेंगे, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। दोस्तों अब हम लोग पहले समझते हैं कि L45 क्या होता है, ये L123 क्या होता है। दोस्तों हम लोग के रीढ़ की जो हड्डियां होती हैं इनके नाम होते हैं। L मतलब कि लंबर, दोस्तों लंबर यानी कि जो नीचे का कमर का हिस्सा होता है उसको लंबर बोलते हैं। तो दोस्तों ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये एमआरआई की इमेज है। तो जो दोस्तों जो नॉर्मल डिस्क होती है वो इस तरह व्हाइट कलर की होती है, और ये जो ये बोन है दोस्तों, ये बोन है, ये डिस्क है। दो हड्डियों के बीच में L23 हड्डियों के नाम है, और इन हड्डियों के बीच में जो होता है वो डिस्क होता है। फॉर एग्जाम्पल L2 और L3 की जो बोन है उसके बीच का जो ये है डिस्क है, इसको L23 डिस्क बोलेंगे। ठीक, ये लंबर वर्टेब्री है। ये 3-4 के बीच का डिस्क L34 डिस्क बोलेंगे, डिस्क का नाम है। डिस्क का दोस्तों फंक्शन क्या होता है, ये जो दो हड्डियां आपस में अगर हड्डियां होंगी तो मूवमेंट कैसे होगा, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। दो हड्डियों के बीच में एक ल्यूब्रिकेशन का काम करते हैं, तभी आप साइडवेज मूव, आगे पीछे मूव कर सकते हैं। तो डिस्क का ये काम होता है। विद एज या बहुत ज्यादा अगर हम लोग इस पर दबाव डाल दें, फॉर एग्जाम्पल वेट ज्यादा है या लंबा बैठे रहे, चलना फिरना कम कर दें, हमारी जो बैक की मांसपेशियां कमजोर हो जाए, तो ये जो डिस्क होती है जवाब दे देती है एक तरीके से, और वो निकल के बाहर आ जाती है। जैसे इस स्थिति में हो रहा है, जैसे ये नॉर्मल है, हड्डियों, ये बोन है, बोन के बीच में ही डिस्क का मटेरियल पूरा पूरा यहाँ पर है, नॉर्मल है, बिल्कुल बढ़िया। ये आप देख सकते हैं, ये जो ब्लैक कलर का निकल के आ रहा है, एक तो ये ब्लैक हो गई है, ये व्हाइट दिख रही है। ये डिस्क जो है, इस पर इतना प्रेशर डाल दिया आपने, इतना लंबा बैठ गए, बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं किया कि ये परेशान होके निकल के बाहर आ गई है। ये जब निकल के बाहर आ गई है इस तरीके से, तो इसने जो ये नर्व जारी थी, इसमें खूब सारी नर्व जारी जो ब्लैक कलर की, इनमें ये दबाव लगाने लगती है। तो ये होता है दोस्तों डिस्क प्रोलैप्स की समस्या। L45 हड्डी लंबर चौथी और लंबर पांचवी हड्डी के बीच की डिस्क थी ये, L45 डिस्क थी ये, और ये निकल के बाहर आ गई। इसको दोस्तों फिर हम लोग एमआरआई में ऐसे सेक्शंस लेते हैं, कट सेक्शंस लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये हड्डी दिख रही है। अब ये एमआरआई में, अब आपने कराया हुआ तो इमेज आपको ऐसी मिली होगी, फिल्म्स मिली होंगी। तो ये भाई नॉर्मल डिस्क है, बिल्कुल बाहर नहीं निकली, इस तरह से पीछे से ये ऐसे है। और ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रही है, ये ब्लैक जो छोटे छोटे खूब सारे दिख रही है, नर्व्स है खूब सारी, रीढ़ की नर्व्स हैं जो आगे जाके सप्लाई करते। अब ये दोस्तों दिक्कत है, ये ऐसे था, ये इसमें ये डिस्क निकली ऐसे करके, ये निकली, ये बाहर निकल गई, यानी कि डिस्क बल्ज हो गया, बल्ज हो गई, जो ऐसे नॉर्मल होना चाहिए, बल्ज होके निकल के बाहर आ गई। और ये जो नर्व जा रही थी इनको पूरा इसने यहाँ दबा दिया, धक्का दे दिया, इसलिए आपको, और ये बाईं तरफ हो रही है, शरीर का बायां हिस्सा है, तो इसीलिए आपको कई बार सिर्फ एक ही पैर में बहुत तेज दर्द होता है, पैर में पूरा ऊपर से नीचे तक दर्द रेडिएट करता जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपके बाएं पैर में, चूंकि बाएं की डिस्क निकल रही है, आपके लेफ्ट लेग में बहुत तेज झंझनाहट होने लगी, अचानक से बहुत तेज दर्द होने लगेगा। अगर ये दाईं तरफ निकलती तो ये नर्व दबती, तो दाईं तरफ आपको सिम्टम आता। तो ये दोस्तों एमआरआई की इमेज है, ये रोल होता है एमआरआई का। सिम्टम्स आपने देख ही लिया कि भाई दाएं पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, फिर पता भी चल गया भाई कि दाएं पैर की डिस्क निकल रही थी, इतनी सारी, इतनी बड़ी डिस्क निकल रही थी। तो अब इसका कैसे हम लोग इलाज करें, इसको कैसे सुधारें। तो दोस्तों एक बार और ये एक और इमेज देख लेते हैं। ये थोड़ा सा इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। दाएं पैर में दर्द हो रहा था, ये राइट साइड ऑफ द बॉडी है, ये डिस्क यहाँ से बल्ज हो गई,
और ये दाएं की ये जो येलो येलो नर्व है ये दबा रही है। ये सब नर्व नॉर्मल है, कोई नहीं दबा रहा। ये जो डिस्क निकली ये नर्व को दबा रही है। ऐसी स्थिति में इसको बोलते हैं डिस्क बल्ज की समस्या। ये और हमारा ये हल्का सा बल्ज है, छोटा सा बीच का बल्ज है, बहुत ज़्यादा कोई ज़्यादा दबाव नहीं कर रहा है। तो दोस्तों ऐसी जो स्थिति है, ये जो बहुत ज़्यादा दबाव पड़ गया, तो ऐसे में दोस्तों सर्जरी करानी पड़ सकती है। आप शुरुआत में मेडिकल इलाज करा के देख सकते हैं, बट अगर आपके सिम्टम्स नहीं ठीक हो रहे हैं, झंझनाहट नहीं जा रही, आप 6 हफ्ते तक इलाज करा सकते हैं। फिजियोथेरेपी करा सकते हैं, इलाज करा सकते हैं, आगे बताऊँ और भी जो तरीके हैं वो भी बताऊँ, वो सब करा सकते हैं। 6 हफ्ते तक कोई भी डैमेज परमानेंट नहीं होगा। उसमें अगर आपका सिम्टम ठीक हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो फिर आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। तो ये जो 6 हफ्ते का जो समय मिल रहा है, इसमें हम लोग क्या क्या, लोग दोस्तों बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत होती है, बहुत दर्द होता है, बहुत झंझनाहट होती है, लोग तुरंत एकदम घबरा के सर्जरी करा लेते, कहते हैं भाई मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। तो ऐसी स्थिति दोस्तों मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा, थोड़ा सा पेशेंट रहना चाहिए। हो सकता है आपका ये जो इलाज जो आगे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो बताऊँगा, वो आप प्रॉपरली करेंगे, अपने डॉक्टर की सलाह प्रॉपरली मानेंगे, दवाइयाँ प्रॉपरली लेंगे, तो हो सकता है बिना सर्जरी के आपकी जो समस्या से आप 100% रिलीव हो जाएं, और भविष्य में जो आपको होती तो उससे भी आपको पूरी तरह से राहत मिल जाएगी, फ्यूचर में भी आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। दोस्तों ये छोटा सा बल्ज है, ये शुरुआत में पेन करेगा, जो आगे ट्रीटमेंट बताया जाएगा उससे ये भी पूरा पेन फ्री हो जाएंगे आप। दोस्तों एक ये भी इमेज है, इसमें भी ये ब्लैक कलर की डिस्क निकल आई है। तो इस तरीके से ये समस्या होती है। तो दोस्तों जो हम लोग मेडिकल इलाज का नाम लेने जा रहे हैं बगैर सर्जरी का, उसका क्या रोल होगा। एक तो दोस्तों पेन बहुत तेज होगा, इतना पेन होगा कि रात में नींद नहीं आएगी, आप काम नहीं कर पाएंगे, कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, बिस्तर पड़े रहेंगे। तो इस दर्द से आपको छुटकारा मिले सबसे पहले, इसी वजह सबसे आप इम्पेशेंट हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि भाई कुछ करके दर्द मेरा गायब कर दो। तो ये दर्द आपका कम करना हमारा उद्देश्य है, दवाइयों से करेंगे और आगे बात करेंगे। और जो हमारे फंक्शन, हम चल ही नहीं पा रहे हैं भाई, इतना दर्द हो रहा है कि हम भाई बेड से उठ ही नहीं पा रहे हैं, तो हमारा फंक्शन इंप्रूव हो, हम चल फिर सके, अपना काम कर सके, ऑफिस जा सके, अपने घर के जो गृह कार्य हैं वो कर सके। और सबसे इम्पोर्टेंट कि भविष्य में जो हम कुछ चीज़ गलत कर रहे थे अपने जीवन शैली में, जो हमको डिस्क निकली है, तो भविष्य में दिक्कत ना हो उसको हम लोग कैसे सुधार लें, ये सारा गोल है आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं। तब दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग फिजियोथेरेपी या फिजिकल थेरेपी की बात करें। बहुत सारे दोस्तों यूट्यूब पे भी वीडियोस हैं, बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, आप किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाएंगे वो भी आपको एक्सरसाइज बताएगा, तो आप रिलीजियसली उनको करें। और दोस्तों जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो मुख्य जो होती है 3 प्रकार की होती हैं। एक तो दोस्तों स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, आपकी मांसपेशियों को स्ट्रेच किया जाएगा, बैक की जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेच किया जाएगा, उनको मजबूत किया जाएगा दोस्तों, ताकि आपकी जो मसल्स होती हैं वो डिस्क को सपोर्ट करती हैं। डिस्क अगर कमजोर हो रही होगी, अगर मांसपेशियां मजबूत होंगी तो डिस्क को बाहर निकलने से रोक लेंगी। तो दोनों मिल के काम करती हैं। तो अगर डिस्क हमारी कमजोर है, बाहर निकल रही है, इसको इस तरीके से समझें, तो हम अपनी मसल्स अगर मजबूत कर लेंगे तो ये डिस्क बल्ज की समस्या से हमको लॉन्ग टर्म या परमानेंट रिलीव मिल जाएगा। तो दोस्तों एक ये रोल होता है। इसके लिए दोस्तों बेस्ट होता है योगा के बहुत सारे पोस्चर्स होते हैं जो हमारे मसल्स को स्ट्रेच भी कर देते हैं और उनको मजबूत भी कर देते हैं। तो आप योगा एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी वालों से समझ सकते हैं, और ये आपको खुद से करना पड़ेगा दोस्तों, कोई और अन्य व्यक्ति आपके स्वास्थ्य के लिए नहीं कर सकता एक्सरसाइज, ये तो आपको खुद ही जग के करना पड़ेगा। और सुबह करें, शाम करें, जब करें, ऑफिस आवर्स में करें, बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट आपको खुद देना पड़ेगा। तो आप इम्पेशेंट ना हो, थोड़ा थोड़ा ये ट्राई करें और लंबे समय तक करें, मतलब आजीवन एक ये हैबिट ही बना लें। अगर आपको रीढ़ की समस्या है तो ये एक्टिविटी करते रहेंगे तो आप आजीवन काल के लिए फ्री हो जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों सेकंड जो ऑप्शन है, आपका जो फिजियोथेरेपिस्ट होगा वो आपका मैनिपुलेशन करेगा, मैनुअल थेरेपी करेगा। तो दोस्तों ये एक साथ में ही ऑप्शन है। फिजियोथेरेपिस्ट के पास आप जाएंगे, वो आपके बैक को मूव करके मैनुअल थेरेपी वगैरह करके, बहुत सारी उनकी ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ होती है, अल्ट्रासोनिक थेरेपी होती है और जेल वगैरह लगा के वो सब करते हैं, तो उससे आपको पेन रिलीफ करेगा, मूवमेंट कराएगा। एक्सरसाइज दोस्तों हमको खुद ही करनी है। दोस्तों एक योगा की बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं जो आपकी मसल्स को स्ट्रेच भी कर देंगी, स्ट्रेंथन भी कर देंगी। इस पे दोस्तों बहुत सारी, इवन यूट्यूब पे आपको बहुत सारी एक्सरसाइज मिल जाएंगी योगा की जो बैक के लिए होती हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि ये सब एक्सरसाइज हमने खुद ही करनी पड़ेगी। दोस्तों हम लोग एक्सरसाइजेज या अपना स्वास्थ्य जो होता है खरीद नहीं सकते हैं, हम लोग किसी और को आउटसोर्स नहीं कर सकते हैं दोस्तों, तो ये हमने खुद ही करना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा। सुबह शाम को ऑफिस आवर्स में 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट अपने डेली शेड्यूल में इसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। रिजल्ट हो सकता है तुरंत नहीं आएगा, धीमे धीमे दोस्तों रिजल्ट आएगा।
3-4 हफ्ते बाद आप रेगुलरली रिलीजियसली करते रहेंगे तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। जो माइल्ड या मॉडरेट बल्जेस हैं उसमें आपको रिलीफ मिल जाएगा, बहुत अच्छा चांसेस रहते हैं। लास्ट में दोस्तों पोस्चर हो सकता है, आपका बैठने का पोस्चर गड़बड़ हो, आपकी जो स्क्रीन की हाइट वगैरह है वो कुछ गड़बड़ हो, आप बहुत लंबा समय तक बैठे रहते हो, आपकी बैक जो है पूरी स्पैज़ में चली जाती हो, तो ये सब भी आपको करना रहेगा, पोस्चर को करेक्ट करना। ये भी आपका जो फिजियोथेरेपिस्ट जब आप उसके पास जाएंगे तो आपको गाइड कर देगा। दोस्तों ये जो आपका न्यूरोसर्जन है, ऑर्थोपेडिशियन है, वो हो सकता है आपको उतना समय ना दे पाए, इतनी एक्सरसाइजेस ना बता पाए, तो आप जो मैं बता रहा था बहुत सारा योगा यूट्यूब वगैरह चैनल है उससे भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिजियोथेरेपी के जो विशेषज्ञ होते हैं, फिजियोथेरेपी के जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनसे आप जाके डिस्कस कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आप एक बार आपको समझा दूं कि क्या रोल होता है मांसपेशियों का। दोस्तों मैंने ये इमेज पहले भी दिखाई थी, ये दोस्तों हमारी डिस्क है, और साथ में दोस्तों ये जो ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर्स दिख रहा है ये दोस्तों बैक की मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं। अब ये दोस्तों अगर ये डिस्क हमारा जो शरीर का लोड है सारा, हम लोग खड़े हैं, कोई काम कर रहे हैं, झुके हैं, बैठे हैं, तो शरीर का जो ऊपर, उसके ऊपर का जो शरीर होता है, सारा लोड जो होता है, सारे ऑर्गन्स होते हैं, वो इन डिस्कों पे पड़ता है। ठीक है, ऐसे जो ऊपर नीचे कंप्रेशन होता है, हम लोग कार में ट्रैवल कर रहे हैं, ऊपर नीचे जर्क पड़ रहे हैं, तो सारा रोल जो होता है, जो सारा प्रेशर होता है डिस्क पे पड़ता है। अब डिस्क पे प्रेशर पड़ा और डिस्क हमारी कमजोर होगी तो यहाँ से बल्ज कर जाएगी, दाएं बाएं निकल जाएगी। पर ये जो मांसपेशियां हैं ये इसके डिस्क के बगल में रहेंगी, ये हमारी डिस्क को सपोर्ट करती हैं। अगर दोस्तों मांसपेशियां हमारी मजबूत रहेंगी, इन्हीं की एक्सरसाइजेस की मैं बात कर रहा था, इन्हीं को मजबूत करने की बात कर रहा था, ये सारी मसल्स हमारी अगर मजबूत रहेंगी तो हमारे डिस्क पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको झेल लेंगी। और अगर मान लीजिए आपकी कमजोर भी हो रही है, बार आपका लाइफस्टाइल वैसा था, अगर आप अभी भी सुधर जाएं, इन बैक की मांसपेशियों को मजबूत कर लेंगे तो आपको डिस्क की समस्या से बहुत हद तक राहत मिल जाएगी, आपको भविष्य में भी सिम्टम फ्री रहेंगे, आपको फ्यूचर में भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ये दोस्तों देखिए इस प्रकार ये मांसपेशियां कमजोर होती हैं, ये अच्छा है। अब देखिए इसमें ये वाइट वाइट करके फैट आने लगा, ये मांसपेशियां कमजोर है, इस व्यक्ति की तो बहुत ज़्यादा कमजोर हो गई हैं। तो ऐसी स्थिति में मसल्स आपकी कमजोर हो गई तो समझिए डबल आपका नुकसान हो गया, मांसपेशियां तो कमजोर हैं ही और डिस्क जो अलग निकलेगी वो और ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी आपको। तो इसलिए ये सारी एक्सरसाइजेस का यही सब रोल होता है। अब दोस्तों हम लोग दवाइयों की बात करें, दोस्तों हम लोग की बहुत आदत होती है कि एक डॉक्टर के यहाँ गए, एक न्यूरोलॉजिस्ट के यहाँ गए, उससे दवाई लिया, दूसरे के यहाँ गए उससे दवाई लिया, तीसरे के यहाँ गए उससे दवाई लिया, दवाई पता नहीं ली नहीं ली, इरेगुलरली ली, रोज ली नहीं, और फिर पेन ठीक नहीं हो रहा है, परेशान हो गए और पैनिक करके हम लोग ऑपरेशन की तरफ बढ़ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, भाई बहुत दर्द हो रहा है ऑपरेशन करा लो। ये दोस्तों बहुत गलत हैबिट है। हम लोग भीड़ देख के सब लोग काम करते हैं, एक डॉक्टर के यहाँ अगर 200 लोग दिखा रहे तो हम लोग भी वहीं जाके दिखाएंगे। दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट बात है और ये आप वेरीफाई कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। इसके दोस्तों 2-3 दवाइयों के अलावा कोई अगली दवाई ही अवेलेबल नहीं है। आप भले ही कहीं जाके बहुत विदेशी किसी डॉक्टर जाके दिखाएं जो आपको हार्वर्ड में, जहां आप बेस्ट समझते हो, एम्स अगर आप बेस्ट समझते हो वहां दिखाने जाएंगे तो भी यही दवाइयाँ लिखी जाएंगी। आप अगर कोई छोटे शहर का कोई डॉक्टर ऑर्थोपेडिशियन को दिखाएंगे तो वो सेम दवाइयाँ, यही दवाइयाँ लिखेंगे। हम लोग का पता नहीं क्या भ्रांति होता है कि हम लोग छोटी छोटी इसको जो दवाई होती है वो लखीमपुर के फॉर एग्जांपल डॉक्टर ने लिखी है, उनको ना दिखा, उनकी दवाई नहीं लेंगे, फिर कहीं हायर सेंटर चले जाएंगे, एम्स चले जाएंगे, उनके डॉक्टर की दवाई ले लेंगे, बट जो दवाई का सॉल्ट होता है सेम होता है। हम समय और पैसा दोनों बर्बाद कर रहे होते हैं। तो दोस्तों ये पेन रिलीवर जो होते हैं और बहुत ज़्यादा पेन में गाबा ड्रग्स करके आते हैं, स्ट्रॉन्ग थोड़ा ड्रग्स होते हैं, और मसल रिलैक्सेशन, इनके अलावा दोस्तों इस बीमारी में कोई अगली दवाई नहीं होती है। यही 2 दवाइयाँ हैं, आप कहीं भी ट्रीटमेंट लेंगे पूरे विश्व में आपको यही सब दवाइयाँ, यही सब सॉल्ट लिखे जाएंगे। और जो हम लोग को इम्प्रूव करना है, जो मैं बता रहा था एक्सरसाइजेज वगैरह जिसमें हमको खुद श्रम करना है, उसमें हम कोताही करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं और इसके पीछे हम लोग पड़े रहते हैं। तो ये दोस्तों ये एकदम 100% सत्य बात है, आप वेरीफाई भी कर सकते हैं इसको। तो इसके चक्कर में हम लोग को डॉक्टर जो शॉपिंग करते हैं हम लोग, ये नहीं करना चाहिए, इसमें समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। तो दोस्तों दवाइयाँ यही हैं, दवाइयों का छोटा सा ही रोल होता है, आपका दर्द इतना कम कर दे कि आप काम कर सकें, उठ बैठ के एक्सरसाइज कर सकें, योगा कर सकें, ताकि आपका जो लॉन्ग टर्म मांसपेशियां मजबूत हो जाए, आपकी बैक जो है जो स्ट्रेंथन हो जाए और स्ट्रेच्ड हो जाए, उसमें जो स्पैज्म आ गया था, जो जकड़न आ गई थी, वो रिलीव हो जाए, इतना आपको दर्द में राहत कर दे कि आप एक्सरसाइज कर सकें। दोस्तों यही रोल है दवाइयों का, और यही रोल दोस्तों इंजेक्शन, बहुत लोगों में बहुत ज़्यादा तेज दर्द होता है
दवाइयों से भी कंट्रोल नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को मैं एडवाइस दूंगा कि थोड़े समय इंजेक्शन लगा लेंगे तो 6 महीने आपको पेन में रिलीफ दे देंगे, सिम्टम में रिलीफ दे देंगे, आपको समय मिल जाएगा 6 महीने तक का दे देंगे, ताकि आप अपना एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी करके चीज़ों को मैनेज कर लें, ठीक कर लें। दोस्तों ये है मेडिकल इलाज। तीन मुख्यतः मैंने तीन बातें बताई आपको, फिजियोथेरेपी बताई जिसमें मैंने स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी की मैनुअल मैनिपुलेशन बताई, और आपका जो पोस्चर जो आपको सुधारना है, लंबा बैठना नहीं है, ये सारी जो एक्टिविटीज़ होती है आपने करनी है। दवाइयाँ मैंने दोस्तों बताया कि 2 दवाइयाँ ही मेन है, 2 प्रॉपर बड़े बड़े सॉल्ट्स हैं, ग्रुप हैं, जिसमें तरह तरह की दवाइयाँ आती हैं, जिसका कॉम्बिनेशन आपको देते रहते हैं डॉक्टर। आपको उन्हीं में से कोई दवाई सूट कर जाएगी, उससे आपको रिलीफ मिल जाएगा। तीसरा दोस्तों इंजेक्शन होता है जो सीधे नर्व के चारों तरफ लगा दिया जाता है और आपको इतना कर देगा, इतना समय दे देगा कि आप एक्सरसाइज करके उसको मैनेज कर सकें। तो दोस्तों यही सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसके अलावा दोस्तों हम लोग जो लॉन्ग सिटिंग आवर्स हैं वो अवॉइड करना चाहिए, आधा 1 घंटे बाद ब्रेक लेना चाहिए, बाकी टाइम भी हम लोग को एक्टिव रहना चाहिए। अगर ओवर वेट हैं तो वेट अगर ज़्यादा होगा तो डिस्क जो बता रहा था उस पर प्रेशर दबाव और पड़ेगा, उसके बाहर निकलने की चांसेस प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाएगी। तो वेट को भी हम लोग को कंट्रोल करना है दोस्तों, हम लोग को खुद ही करना पड़ेगा, कोई और हमारा वेट नहीं कम कर सकता है, उसके लिए हमको खुद ही एक्सरसाइज करना पड़ेगा। और दोस्तों बहुत लोगों में भ्रांति होती है कि भाई एक्सरसाइज करना है तो बस बॉडी बिल्डिंग करनी है। तो दोस्तों ये जो हैवी वेट वाली एक्सरसाइज है ये तो इस समस्या को और बढ़ा देगा। ये सब दोस्तों एस्थेटिक्स होता है, बस दिखने में अच्छा लगता है, लोगों को 4 लोगों में बात करने में अच्छा लगता है, इससे आपका स्वास्थ्य जो है बैक का इंप्रूव नहीं होगा बल्कि वर्स और हो जाएगा। ये दोस्तों बड़ी बड़ी मसल्स के लिए होता है, बाइसेप्स का है, ट्राइसेप्स का है। बैक का एक्सरसाइज दोस्तों इसमें जो जिम आप रेगुलर जिम जाते हैं उसमें बहुत इग्नोर्ड होता है। आप अगर 7 दिन जिम जाएंगे तो हो सकता है आपको कभी कराई जाए, कभी हो सकता है ना भी कराई जाए। तो ये एक जो मेडिकल जो इन्फॉर्मेशन है और जो आपके जिम ट्रेनर की जो नॉलेज है उसमें बहुत बड़ा गैप होता है। तो वो आपको इस तरह की एक्सरसाइज नहीं कराएंगे। जो जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं इनको लो, आपको बैक को मजबूत करने के सारी लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज हैं, इसमें बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस जो है अपने शरीर में नहीं देना। इनफैक्ट दोस्तों बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स हम लोग के पास आते हैं, बहुत ज़्यादा वेट, जो ज़रूरत से ज़्यादा वेट उठा लेते हैं, इतना प्रेशर डाल देते हैं अपने रीढ़ पे, स्पाइन पे गलत तरीके से, इन सब में भी बल्जेस आ जाते हैं। अगर दोस्तों हम लोग अपनी प्रैक्टिस में 5 केस देख रहे हैं तो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो जिम जाने की वजह से जिसकी डिस्क बल्ज हो गई है। तो ये दोस्तों ये एक्सरसाइजेस भी हानिकारक होती हैं, तो इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। तो अब जो मैं बात कर रहा दोस्तों, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें आप बट लाइट वेट से करें, हल्के वेट्स, लाइट वेट से आप करें। स्विमिंग दोस्तों स्पाइन के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बॉडी को पूरा स्ट्रेच कर देती है, ये रिलैक्स कर देती है, बैक की मसल्स और ये नेक वेक की मसल्स के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। योगा दोस्तों इज द बेस्ट एक्सरसाइज, अगर रीढ़ की समस्या है तो योगा से अच्छी कोई एक्सरसाइज नहीं है। उसके अलावा लो इम्पैक्ट आप वॉकिंग कर सकते हैं, बाइकिंग कर सकते हैं, बाइक वगैरह मतलब साइकिलिंग वगैरह आप कर सकते हैं, सब बैक के लिए अच्छी एक्सरसाइजेज है। और दोस्तों फिर हम लोग अगर सिकाई की बात करें, अगर आपको बहुत एक्यूट मतलब तुरंत पेन हुआ है तो आपको ठंडे से सिकाई करनी चाहिए, कोल्ड सिकाई करनी चाहिए। उसके बाद अगर मसल्स में स्पैज्म है, शुरुआत में इससे पेन अगर है बहुत इंटेंस तो इससे रिलीव हो जाएगा। उसके बाद रेगुलर बेसिस पे हमको हॉट से सिकाई करनी चाहिए, हॉट वाटर फोमेंटेशन करना चाहिए। तो मान लीजिए आपको लग रहा है कि स्पैज्म आ गई, थोड़ी जकड़न टाइप आ गई है, तो गर्म से सिकाई करनी चाहिए, और बहुत तेज दर्द हो रहा है तो हमको ठंडे से सिकाई करना चाहिए। और दोस्तों ज़रूरत पड़ने पे अगर बहुत ज़्यादा ये सब ट्राई कर लिया आपने, 6 7 8 महीने कर लिया, आपको बार बार अटैक पड़ता है, तो स्पाइन की सर्जरी भी एडवाइज होती है। इससे हमको घबराना चाहिए। अगर मान लीजिए हमको नीड है, हम लोग सारा प्रयास कर चुके हैं तब पर भी सिम्टम हमारे नहीं ठीक हो रहे हैं, तो हम लोग को सर्जरी कराना चाहिए विद एक्सपर्ट हैंड्स। अच्छे जो डॉक्टर, अच्छे सर्जन से हम सर्जरी कराएंगे तो टोटली वो हमको पेन फ्री कर देगा। सर्जरी के बाद थोड़ा बहुत हमको फिजियोथेरेपी वगैरह करनी पड़ेगी ताकि भविष्य में वो समस्या ना हो सकता है लाइफ लॉन्ग आपको ये योगा या फिजिकल थेरेपी की आवश्यकता भी पड़े, ये भी हो सकता है। आपको वेट वगैरह रिड्यूस करना रहेगा, कुछ समय में आपकी बॉडी एडजस्ट हो जाएगी, आप पूरी तरह से पेन फ्री सिम्टम फ्री मिलेगा। तो डरना भी नहीं चाहिए, अगर सर्जरी भी करानी पड़ जाए तो ऐसा नहीं है कि दुनिया समाप्त हो गई है, रिजल्ट तब पर भी अच्छा होगा। वी शुड बी पॉजिटिव फॉर दैट ऑल्सो। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी फ्रेंड है, रिलेटिव है जो ऐसी समस्या से पीड़ित है तो उसको वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसा और भी कंटेंट हम अपने चैनल पे पोस्ट करते रहते हैं टाइम टू टाइम। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।